सो हाय एवरीवन। कल मैंने फर्स्ट वीडियो अपनी अपलोड की थी, मतलब कि क्वेश्चंस बनाकर, ताकि सबकी हेल्प हो सके कि जो क्वेश्चन इस तरीके के एग्जाम में बनते हैं उस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सके। तो आई होप कई लोगों ने देखा है तो प्यार भी दिया है, तो आई होप आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरीके के और वीडियो आपको मिलते रहें। तो फाइनली आज का जो क्वेश्चंस है हम उनको कंटिन्यू करेंगे। तो सर हम लोग कंटिन्यू करें। बिल्कुल। चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मिलान करना है, जिसमें आपका बेल्लारी, भीमबेटका, सिंगनपुर, बांदा, मिर्जापुर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता ही होगा कि ये बेल्लारी, भीमबेटका, सिंगनपुर, बांदा, मिर्जापुर जो क्षेत्र हैं, ये भारत की प्री हिस्टोरिक क्षेत्र हैं, प्रागैतिहासिक काल चित्रकला के क्षेत्र हैं। तो हम यहाँ पे एक साइड ईयर्स दिए हुए हैं कि कब इनकी खोज हुई। तो फर्स्ट आ जाता है बेल्लारी। तो बेल्लारी को हम कनेक्ट करेंगे 1892 के साथ। तो 1892 में किसने किया था? एफ फासेट। ठीक है। और नेक्स्ट है भीमबेटका। भीमबेटका की खोज किसने की? तो 1958 में वीएस वाकरकर साहब ने की थी। और वाकरकर साहब कौन थे? वीएस वाकरकर साहब जो थे वो उज्जैन विश्वविद्यालय के वहां पे उज्जैन विश्वविद्यालय में थे। उसके बाद आ जाता है प्रोफेसर आपका थे। सिंगनपुर। तो सिंगनपुर की खोज किसने की और कब की? तो सिंगनपुर आपका जो आ जाएगा वो 1910 में आ जाएगा, 1910 में। और किसने की? तो डब्ल्यू एंडरसन। क्लियर है। नेक्स्ट है बांदा। तो बांदा को हम किसके साथ ले जाएंगे? बांदा को 1907। 1907 में किसने की? तो सी ए सिल्वेराड ने की। ओके। आखिरी बचता है 1880 और मिर्जापुर। तो 1880 में आप सबको पता होगा, और जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो हमको सबसे पहले मिर्जापुर के बारे में ही पता चलता है। तो कार्लाइल महोदय ने, आर्चिबाल्ड कार्लाइल, आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने 1880 में मिर्जापुर की खोज की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अग्नि का उपयोग किस काल से होता है? अग्नि सर का उपयोग किस इसमें काल? जी इसमें जी। राहुल जी कुछ चीजें और ऐड कर दीजिए, जैसे कि 1910 आपका एंडरसन तो है ही। और जैसे कि 1913 में जो अमरनाथ दत्त ने भी इसको खोजा था, और 1917 में परसी ब्राउन ने। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके सर ने कुछ चीजें ऐड करी हैं 1910 में, जैसे कि आपको मैंने बताया डब्ल्यू एंडरसन। ठीक है। तो 1913 में, 1913 में अमरनाथ। ठीक है। और 1917 में पर्सी ब्राउन। ठीक है। तो ये चीजें आप और एडअप कर सकते हो उसके साथ साथ। चलिए और आगे आ बांदा जाते का हैं। जैसे और जैसे बांदा का दिया हुआ है अभी आपका 1907। ठीक है। हम्म। अगर इसमें बेल्लारी का देखा जाए तो 1892 है, तो 1892 से उसको भी एफ फासेट से आप कनेक्ट कर सकते हैं, वायनाड की अटकल से, जिसकी खोज 1901 में हुई थी। तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल, चलिए फिलहाल नेक्स्ट अभी जो क्वेश्चन। ऑप्शंस दिए हैं उनके अकॉर्डिंगली हम चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं। और आप बिल्कुल। जैसे वायनेट की अटकल जैसे कि बता दिया, तो वो एफ आसेट, जैसे कि एफ आसेट की खोज एफ आसेट ने खोज करी थी 1892 में आपके बेल्लारी की। तो वायनेट के अटकल की भी बेल्लारी वो एफ आसेट ने ही की थी। बट उसका जो टाइम पीरियड था वो 1901 था। ठीक है, 1901। सो ये भी आप उसको याद कर सकते हो साथ में। तो बेसिकली जो मैं अभी आज क्वेश्चंस ज्यादा लेकर के आया हूँ, 25 क्वेश्चन, और मैं इस तरीके से आपको आपके सामने रखूंगा कि ताकि आपको ये 25 नहीं 100 क्वेश्चंस लगे, और उससे भी अबव एडिशनल आपको जानकारी मिलती रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि का उपयोग किस काल से होता है? तो ऑप्शन है मध्य पाषाण काल, दूसरा ऑप्शन है पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल। तो इसका बेसिकली जो मैं स्टार्ट जब खोज हुई थी, जो
वो होती है पुरापाषाण काल से। लेकिन जो यूज होता है ना, अग्नि का आग का यूज जो होना स्टार्ट होता है, वो नवपाषाण काल से होता है। तो राइट आंसर क्या लगेगा? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल से एक्चुअल यूज होना शुरू हो जाता है। और सब लोगों को पता ही होगा टाइम पीरियड क्या है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण, पहले तो 1861 में 1863 में लुब्बाक महोदय ने इसको 3 भागों में विभक्त किया था। ठीक है। और बिल्कुल उन 3 भागों में ये तीनों चीजें थी, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। जब इन तीनों चीजों को डिवाइड कर दिया तो इनका टाइम पीरियड भी कुछ रहा होगा। तो क्या टाइम पीरियड रहा था, बताएंगे? बिल्कुल। जैसे कि पूरा पाषाण काल का 30,000 से 25,000 BC, आपका मध्य पाषाण काल का, जिसको मेसोलिथिक एज भी कहते हैं, इसका 25,000 से आपका 10,000। देखिए, 30,000 से 25,000 लगभग हो गया पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल जो हो जाता है आपका 25,000 से लेकर के 10,000। और जो नौ पाषाण काल है वो आ जाएगा 10,000 से लेकर के 5,000 या 3,000। ठीक है, ये तो टाइम पीरियड आपका हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नवपाषाण काल। एक्चुअल यूज जो अग्नि का है वो नवपाषाण काल से स्टार्ट। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? पहला ऑप्शन है नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश के हथनौर नामक स्थल से, प्रतापगढ़ यूपी की सरायनगर और महादहा के से, जेरिको से, चिरान पटना से, या बुर्ज होम तथा गुफरकाल कश्मीर से, कश्मीर प्रांत से। तो इसका जो क्या राइट आंसर होना चाहिए, बताइए। इसका आपका जो है नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश के हथनौर नामक स्थल से। बिल्कुल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश के हथनौर नामक स्थल से। अब ये हथनौर है कहाँ? ये होशंगाबाद एमपी में है, ठीक है। तो होशंगाबाद आपने ऑलरेडी पढ़ा है, प्री हिस्टोरिक जो क्षेत्र थे उनमें। तो उसमें हथनौर जो है वो भी होशंगाबाद के अंतर्गत आता है। कहीं कहीं हथनौर की जगह हथनेरा भी लिखा होता है, तो उसको आप करेक्ट कर सकते हो। अब रेस्ट ऑप्शन जो है, इसका राइट ऑप्शन तो आपका नर्मदा घाटी हो गया। अब इसमें जैसे प्रतापगढ़ दिया हुआ है, प्रतापगढ़ यूपी की सरायनार, तो कई लोगों को पता होगा, कई लोगों को नहीं पता होगा। तो मैं उसके लिए बता देता हूँ कि सरायनार जो है नरसंहार के प्रमाण मिले थे। प्रथम मानव प्रारूप था यहाँ पर, नरसंहार के जी प्रमाण और बिल्कुल। प्रथम यहाँ पर, मानव अवशेष। हाँ, यहाँ जी पर बोले। मतलब अस्थि पंजर, यहाँ पर जो मानव अस्थि पंजर मिले थे। अगर वैसे देखा जाए सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो आप इसको समझ सकते हैं, हथनौर को। और वैसे जो है अस्थि बिल्कुल। पंजर जहाँ से मिलने शुरू होते हैं, वो प्रतापगढ़, सरायनगर और महादा, जो यूपी जी में पड़ते हैं। बिल्कुल, आगे कीजिए सर। बिल्कुल। जेरिको क्यों प्रसिद्ध है? जेरिको का क्षेत्र। टेरिको का क्षेत्र, यहाँ पर जो है प्राचीन मानव के बारे में जानकारी मिलती है, बिल्कुल। इसमें कि जैसे आपका चिरान पटना प्राचीनतम। है, तो चिरान पटना को बिल्कुल। हम हड्डी के बने औजारों के ढेर मिले हैं यहाँ से। ठीक है। हाँ, वो भी हिरन के हड्डी हड्डियों के। हड्डी के बने औजार हैं यहाँ पर। चिरान कहाँ पाया जाता है? ये है आपका बिहार में, बिहार पटना में। और जो बुर्ज होम तथा गुफरकाल कश्मीर है, ये आपका जो बुर्ज होम है यहाँ पर कुत्ते के साथ मानव को दफनाने के साक्ष्य हैं, जो कि आपने रोपड़ में भी पढ़ा होगा। जो रोपड़ क्षेत्र है आपका पंजाब का, सतलज नदी के किनारे, सिंधु सभ्यता का। ठीक है, तो वहां पे भी आपने इस बारे में पढ़ा होगा। और यहाँ पे भी इसके साक्ष्य मिले हैं। और हम्म, गुफरकाल किस लिए प्रसिद्ध है? सर आप यहाँ पर ये कर सकते हैं, बुर्ज होम तथा गुफरकाल जो है गर्तावास गड्ढा घर के लिए प्रसिद्ध है। जो आपने बताया वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। और गुफरकाल जो कश्मीर है, वो चाक से बनी मिट्टी के बर्तन के प्रमाण भी मिले हैं गुफरकाल से। ठीक है। ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो नर्मदा नदी घाटी हथनेरा पे मिलेंगे। ठीक है, अगला आ जाते हैं। इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो पहला ऑप्शन है एक गड़ा हुआ गोल यंत्र नर्मदा नदी घाटी पर। दूसरा है सर्वप्रथम कृषि का आरंभ नवपाषाण काल पर, अग्नि का प्रयोग पुराकाषाण काल पर। और लास्ट है मध्य पाषाण काल की सर्वप्रथम जानकारी
सीएल कार्लाइल 1867। तो आई थिंक जिसने भी थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो वो चीजों को समझ रहे होंगे। एक गढ़ा हुआ गोल यंत्र जो है आपका, बिल्कुल सही है, ये नर्मदा नदी घाटी से मिला। दूसरा है सर्वप्रथम कृषि का आरंभ नवपाषाण काल से। बिल्कुल सही बात है, नवपाषाण काल से ही कृषि का आरंभ माना जाता है, जब मानव बस्तियों में रहने लगा था। अग्नि का प्रयोग पुरापाषाण काल में। अभी हमने एक पिछला क्वेश्चन किया है जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया कि पुरापाषाण काल में खोज हुई है, यूज नहीं हुआ है। यूज आपका नवपाषाण काल में हुआ है, नियोलिथिक एज में। ठीक है, तो ये चीज तो हो गई आपकी गलत, और यही तो पूछ ही रहा है कि गलत क्या है। ठीक है, तो गलत हुआ, मतलब इसका आंसर ये सही हो जाएगा। और लास्ट जो ऑप्शन है आपका, मध्य पाषाण काल की सर्वोत्तम जानकारी सीएल कार्लाइल ने 1867 में दी थी। बिल्कुल सही है। और आपके जो नियोलिथिक एज है उसकी जानकारी किसने दी थी? वो दी थी आपके प्राइमरोज ने। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, हाथ के छापे उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से शिला चित्रों में प्राप्त होते हैं? तो पहली बात तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आप सबको पता ही होगा कि मिर्जापुर है, प्रसिद्ध जो है। ठीक है, और सबसे पहले खोजा गया था 1880 में, कार्लाइल महोदय ने। ठीक है, और अब पूछ रहे हैं कि उसके अंतर्गत कौन से क्षेत्र हैं, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पहली बात तो ये सोन नदी के किनारे है। ठीक है, कैमूर पहाड़ी पर है। मैं यहाँ पे जो जो चीजें बता रहा हूँ, अगर किसी नहीं समझ आ रही है या कुछ दिक्कत आ रही तो कमेंट में वो चीजें बोल सकता है, हम उसको रिजॉल्व कर देंगे। ओके। हाँ, तो अभी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में शिला से हाथ के छापे मिले हैं? तो हाथ के जो छापे मिले हैं आपके, पहला ऑप्शन है घोड़मंगा, दूसरा विजयगढ़, सोहरो घाट, लोहरी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो सोहरो घाट होगा। सोहरो घाट में आपके हाथ के छापे के निशान मिले हैं। राइट, क्लियर है? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, हरनी हरण की खोज किसने की थी? जी सर, बताएं, हरनी हरण की खोज किसने की थी? सर कार्लाइल। ओके, और कब की थी? 1883। बिल्कुल। तो देखो, हरनी हरण पहली बात तो हम जानेंगे ये है कहाँ का। तो ये मिर्जापुर का ही एक क्षेत्र है। ठीक है, जिसकी खोज किसने की? कार्लाइल ने की 1883 में। 1883 का वही समय है जब कॉकबर्न महोदय ने लेख प्रकाशित किया था। मिर्जापुर को खोज तो लिया था कार्लाइल ने 1880 में, लेकिन उसमें काकबर ने 1883 में बंगाल जनरल में एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जनरल में एक लेख प्रकाशित करवाया था जिसमें घोड़मंगर के गैंडे के आखेट चित्र को प्रदर्शित करा था। ठीक है, तो उसी टाइम पे, उसी 1883 से हम कनेक्ट कर सकते हैं कि कार्लाइल महोदय ने हरनी हरन को खोजा था। और हरनी हरन क्षेत्र कहाँ का है? मिर्जापुर। मिर्जापुर मतलब उत्तर प्रदेश। ठीक है, कोई कंफ्यूजन आई थिंक नहीं होनी चाहिए। सर इसमें थोड़ा सा ये और- एक्सप्लेन कर दीजिए, जैसे कि विलियम हाँ, किंग और दिए हुए सब। बिल्कुल बिल्कुल वो कर रहा हूँ। तो कार्लाइल का, इसका राइट आंसर कार्लाइल है। अब रेस्ट ऑप्शंस हैं जो, तो हम उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। रॉबर्ट पुस्कुट साहब जो थे, 1863 में इन्होंने मद्रास के पल्लावरम, पल्लावरम से प्रस्तर औजार खोजे थे। क्या खोजे थे? प्रस्तर औजार। जबकि विलियम किंग जो थे, इन्होंने 1864 में तमिलनाडु के अतिपक्कम से, ठीक है, अतिपक्कम से आपके प्रस्तर औजार खोजे थे। तो ये चीजें ऑप्शंस में इस तरीके से आपको कनेक्ट करा रहा हूं ताकि अगर आपको इलिमिनेट भी करना हो क्वेश्चन तो इजिली आप कर सको। क्लियर है? बिल्कुल। और यहाँ पर अतिपक्कम से आप ये भी याद कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर कुल्हाड़ी मिली थी, वो भी कापर में सर्वप्रथम। बिल्कुल, हैंड एक्स मिला था।
हैंड एक्स को क्या बिल्कुल। बोलते हैं? कुल्हाड़ी। और काहे की कुल्हाड़ी थी ये? तो तांबे की। ठीक है। तो जब भी कोई पूछे कि तांबे का यूज हुआ है तो बिल्कुल हुआ है। आगे क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। प्रागैतिहासिक काल के कौन सा क्षेत्र नृत्य चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, कौन सा क्षेत्र नृत्य चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो पहली बात तो ये सारे के सारे क्षेत्र भीमबेटका, विंडम, आदमगढ़, लिखनी है। पहले तो हमने ये चेक कर लिया कि कौन सा क्षेत्र है प्रागैतिहासिक काल, तो सारे ही क्षेत्र हैं। तो भीमबेटका जो क्षेत्र है, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि इसकी खोज किसने की थी? वीएस वाकड़कर साहब ने। ठीक है। और कब की थी? 1958 में। बेसिकली अभी जो पूछा है शिकार नृत्यों के लिए, तो भीमबेटका जो है वहां पे भी नृत्य के चित्र पाए गए हैं, लेकिन वहां पाए गए हैं शिकार नृत्य के। और हम लोग को क्वेश्चन बहुत अच्छे से ध्यान देना है, नृत्य चित्रों को जब पूछेगा तो हमारा आंसर जो होगा लिखुनिया होगा। लिखुनिया में सर्वाधिक नृत्य के चित्र पाए गए हैं। लिखुनिया क्षेत्र कहाँ का है? ये मिर्जापुर का क्षेत्र है। ठीक है। लिखुनिया जो क्षेत्र है वो मिर्जापुर का क्षेत्र है। और लिखुनिया जो है गरई नदी के किनारे भी है। ठीक है। गरई नदी के किनारे। विंडम जो है ये भी मिर्जापुर का ही क्षेत्र है। विंडम जो था एक पिकनिक स्पॉट था। और इसकी खोज जिसने की थी वो जगदीश गुप्त साहब थे। जगदीश गुप्त से आपको कुछ याद आ रहा है सर? बिल्कुल। बता भारतीय डालें। प्रागैतिहासिक भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला इनकी पुस्तक है, उन्नीस सौ और सड़सठ कब की। की है? 1967 की है, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। और ये क्वेश्चन डिपिक्ट हो चुका है, मतलब आ चुका है। तो बहुत अच्छे से ध्यान से बिल्कुल समझिएगा कि हम एक क्वेश्चन से कितनी चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं, और वो किस तरीके से क्वेश्चंस जो आए हुए पेपर में उन चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो विंडम आपका जो हो गया वो मिर्जापुर का क्षेत्र है, और पिकनिक स्पॉट है जिसकी खोज जगदीश गुप्त साहब ने की थी। जगदीश गुप्त वही हैं जिन्होंने 1967 में भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला पुस्तक को लिखा था। अब बचा आदमगढ़। तो आदमगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये बेसिकली होशंगाबाद जो क्षेत्र है तो आदमगढ़ पहाड़ी पर ही है। ठीक है। आदमगढ़ की पहाड़ियों पर ही है होशंगाबाद। और ये कहाँ का क्षेत्र हो गया? ये हो गया एमपी का। ओके। क्लियर है सर? बिल्कुल। और इसमें ये इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि आदमगढ़, जैसे नाम से लग रहा है आदमकद, तो यहाँ पर जिराफ का चित्र पाया गया है। और वो सिंगनपुर से सर आप हम ऐसे लोग कनेक्ट कर एडप्ट सकते करते जाएंगे चीजों के साथ, क्योंकि अगर हम एक ही चीजों पे हैं। इतना बिल्कुल। ज्यादा इन डेप्थ जाएंगे तो आई थिंक कि हम क्वेश्चन को हम्म। बहुत डिले करते रहेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। चीजें जैसी आती जाएंगी हम उन चीजों को वैसे वैसे समझाते जाएंगे। आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो फिलहाल के लिए इस चीज को भूल जाइए, और देखिए कि कौन सा कथन सही है, या मिलान करिए उसको, कहाँ से कौन सा मिलेगा। तो जापानी मोर जो है, जापानी मोर है ये है आपका कंपनी शैली का। ठीक है। छह कोणों का सितारा, ये आपके बेल्लारी का, बेल्लारी के बारे में भी आपने पढ़ा ही, 1892 एफ फासेट। मोर तथा वन देवी कहा जाता है, होशंगाबाद में आपका पाया जाता है मोर तथा वन देवी। तो वो वन देवी आपकी कहाँ गई? होशंगाबाद एमपी का क्षेत्र हो गया। और विशालकाय वराह, वराह का मतलब क्या हुआ? सुअर। क्लियर है? तो ये हो गया भीमबेटका। मैं आपको बिल्कुल। एक बार साफ साफ लगा के दिखा देता हूँ। जापानी मोर हो गया कंपनी शैली। छह कोड़ों का सितारा बेल्लारी। वन देवी होशंगाबाद। और विशालकाय वराह भीमबेटका। ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार पूछ लीजिए, क्योंकि मैं क्या हूँ समझाने के चक्कर में, मतलब ऐसा ना हो कि जो मैं लिख रहा हूँ वो आपको समझ में ना आ रहा हो। ओके। बिल्कुल। नेक्स्ट आप यहाँ क्वेश्चन है पर एक चीज, प्रागैत। सर यहाँ बोलिए पर एक बोलिए। चीज और कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मोर जो है होशंगाबाद से भी प्राप्त हुआ है, भीमबेटका से भी मोर प्राप्त हुआ है। ओके सर, कंटिन्यू। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल।
प्रागैतिहासिक चित्र क्या है, या आप कह सकते हो कि कहाँ पर मिले हैं, दोनों चीजें आप कह सकते हैं। तो आई थिंक सभी ने पढ़ा होगा कि कागज पर तो बने नहीं है, क्योंकि कागज पे पहला बोला जाता है 1380 में बना था कल्पसूत्र, वो तो होना नहीं चाहिए। विधिवत भित्ति चित्र, तो विधिवत भित्ति चित्र भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जोगी महाराज से लगभग स्टार्ट माना जाता है। क्लियर है। हाथी दांत भी नहीं होना चाहिए। तो इसका जो एक शिलाओं पे बने हैं, तो गुहा में मतलब गुफाओं में बने हैं, तो गुफा ही होगा इसका आंसर। ठीक है, तो गुफा चित्र हो गया। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। गलत कथन का चयन कीजिए। पहला कथन है, छापा चित्रों का आरंभ कंपनी शैली से होता है। क्या ये सही होगा? दूसरा, भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है। बिल्कुल सही है। अवर हेरिटेज इन आर्ट असित कुमार हलदर की पुस्तक है। बिल्कुल राइट है। कंपनी शैली डेढ़ चश्मा है। बिल्कुल राइट है। तो गलत कथन कौन सा हुआ? छापा चित्रों का आरंभ कंपनी शैली से होता है, ये तो गलत आंसर है। ठीक है, तो कब से होता है सर जी, बताएंगे? प्रागैतिहासिक काल से। बिल्कुल। जैसा कि हाथ के छापे चित्र मिले हैं ना, वही हमारे छापा चित्र हैं। क्लियर है सर? कुछ एडअप करना चाहे तो आप एडअप कर दीजिए उसमें। हाँ, जैसे कि अभी अभी हमारा क्वेश्चन आया था एक, तो सोरोगाड जिसे हाथ का छापा का चित्र, तो वहीं से प्रारंभ होता है। और इन्हीं आप को सर स्टेंसिल पद्धति। माइक वगैरह कुछ लगाए हैं तो वो हटा दीजिए, क्योंकि बहुत बहुत आवाज आपकी इको कर रही है। अभी सर ने आपको बताया भी अब वॉइस कि क्लियर है? स्वरोगाट हमने अभी काफी हद तक ठीक है। चलिए स्टार्ट, बोलिए। बोलिए सर। हाँ, जो है हाथ के छापे के चित्र जो है सोरोगाट से मिले हुए हैं। आप जो है इनको स्टेंसिल भी समझ लीजिए। स्टेंसिल का मतलब ये नहीं होता है कि अ, अ, जैसे कि जो नई टेक्नोलॉजी में यूज किए जाते हैं, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। कागज भी हो सकता है, कागज का भी छाप लिया जा सकता है, हाथ का भी छाप लिया जा सकता है। आप जैसे कटिंग करके जैसे आपको साड़ी का किनारा बनाते हैं, तो उसमें भी आप रंग वगैरह भरते हैं, बाद में कागज को उठा आपकी लेते हैं, वॉइस तो आप। बहुत इको कर रही है। आपकी वॉइस बहुत ज्यादा इको कर रही ये एक सेकंड रुकिए सर। है। कंटिन्यू करते हैं सर, धीमे धीमे अब बोलिएगा बीच हाँ, बीच में। बिल्कुल। और आप इसमें थोड़ा जो डेढ़ वॉइस। चश्मा, जी बोले। हाँ, कंटिन्यू कीजिए सर। हाँ, कंटिन्यू जी कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। हाँ, भारतीय कला का मूल प्रेरणा स्रोत है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? लोक जीवन होना चाहिए, रेखा होना चाहिए, धर्म होना चाहिए, वर्ण होना चाहिए। तो भारतीय कला का मूल प्रेरणा स्रोत जो है आपका, वो होना चाहिए धर्म। ठीक है। और अगर ये पूछा जाए भारतीय चित्रकला जो है, मतलब ये पूछा जाए भारतीय कला का स्वरूप कैसा है, तो वो भी धर्म प्रधान ही होगा। या प्रेरणा स्रोत कैसा है, तो धर्म प्रधान ही होगा। और भारतीय चित्रकला क्या प्रधान है? भारतीय चित्रकला तो रेखा प्रधान हो जाएगी। ठीक है। और भारतीय भारतीय चित्रकला का मूल प्रेरणा स्रोत तो हमको लगाना होगा काम। ठीक है। आपने पढ़ाई होगा धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये क्या होते हैं विजय जी? ये पुरुषार्थ होते हैं। ये होते हैं पुरुषार्थ। तो भारतीय कला का मूल प्रेरणा स्रोत धर्म होगा, और भारतीय चित्रकला का मूल प्रेरणा स्रोत होगा काम। ठीक है। आगे आ जाते हैं। मिट्टी का बना हल कहाँ से प्राप्त हुआ है, बताइए? मिट्टी बनवाली। का बना बनावली से प्राप्त हुआ है। बिल्कुल राइट आंसर। और जो मिट्टी का बना हल जो प्राप्त हुआ है, बनावली। बनावली कहाँ से संबंधित है? तो बनावली जो है हरियाणा के हिसार जिले से, हिसार जिले में है, और रंगाई नदी गंगोई के नदी। किनारे। रंगाई नदी के किनारे। अब इसकी जो उत्खनन, आर एस बिष्ट ने इसका, रविंद्र सिंह बिष्ट जिनको बोला जाता है, उसकी खोज जो की थी 1973 में की थी, आर एस बिष्ट ने। ठीक है। और यहाँ पे उसके अलावा
मिट्टी का जो हल बना हुआ है उसके अलावा तांबे के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं, लिपि युक्त मोहरें भी प्राप्त हुई हैं, और शैलखड़ी पत्थर से बने उत्कृष्ट मिट्टी के बर्तन भी हैं, और बैलगाड़ी के पहियों के निशान वगैरह भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन ऑप्शन तो आपका बनवाली सही है, लेकिन हम कुछ चीजों को और भी बता देते हैं, जैसे कालीबंगा है। कालीबंगा जो है, इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, और इसका जो क्षेत्र है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ी, ठीक है, घग्गर नदी के किनारे, ठीक है। इसकी खोज जो की थी वो सॉरी, अमलानंद घोष ने की थी। किसने की थी? अमलानंद घोष। और कब की थी? 1953 में, अमलानंद घोष ने। और जबकि इसका उत्खनन कार्य 1961 में बीबी बीबी लाल और बीके थापर, ठीक है। तो ये हो गया आपका कालीबंगा। बनावली के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। अब बचता है आपका लोथल। तो लोथल वही क्षेत्र है जो गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है। और यही वो क्षेत्र है जहां पर गोदीवाड़ा पाया गया है। गोदीवाड़ा मतलब एक प्रकार से जहाज का प्रमाण कह सकते हैं, बंदरगाह के प्रमाण कह सकते हो, बंदरगाह के प्रमाण है। यहीं से मनके का कारखाना भी पाया जाता है, ठीक है। और इसको जो है, इसकी खोज जो है 1954 में एस आर राव बोल सकते हैं, एस आर राव, या रंगनाथ राव भी। और उत्खनन कब कराया है? तो जस्ट नेक्स्ट ईयर, अगले साल 1955 से 1960 के मध्य, ठीक है। ये भी याद रखना है आपको। और लास्ट ऑप्शन क्या सर। है? चंदूगढ़। बिल्कुल बताएं। हाँ सर, इसमें एक ट्रिक बनाने की याद आई। जैसे मनके बनाने के कारखाने, ठीक है, लोथल और चनहुदड़ो से प्राप्त हुआ है, तो हमने इसको बना दिया एलसीएम। एलसीएम एचसीएफ नहीं जी। होता है, लासापा। हाँ हाँ। तो एलसीएम से एल से लोथल हो गया, सी से चनहुदड़ो हो गया, एम से मनके बनाने के कारखाने, तो एलसीएम। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ से चंदूगढ़ और लूथल दोनों से ही मनके के कारखाने पाए गए हैं, लेकिन प्रियोरिटी जब अगर दोनों ऑप्शन में दे देता है तो हम लोथल को प्रियोरिटी दे देते हैं मनके बनाने के कारखाने में, ठीक है। और जैसा कि सर ने आपको समझा दिया, एलसीएम, लोथल, चंदूगढ़ और मनका, तो ये चीज दोनों जगह मनके के कारखाने हैं, तो ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अगले पे चलते हैं, चंदूगढ़। चंदूगढ़ के बारे में कुछ बता दीजिए सर। चनहुदड़ो की खोज जैसे कि 1934 में की थी एन एन जी मजुमदार ने। और उत्खनन करता 1931 जो में। यहाँ पर कर, हाँ तो सर 1934 भी लिखा 1938 रहेगा। में एनजी मजूमदार ने, ठीक है, एनजी मजूमदार ने इसकी बिल्कुल। खोज की। और 1935 में अर्नेस्ट बिल्कुल। मैके, ठीक है, हाँ। अर्नेस्ट बिल्कुल। मैके ने इसका उत्खनन कार्य करवाया। ओके। ओके। उत्खनन कार्य करवाया, और हम्म। बेसिकली ये जो है मोहनजोदड़ो से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। और किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। बिल्कुल। अभी हमने आपको यहाँ बिल्कुल। के बारे में बताया, तो यहाँ के एक तो मनके बनाने के कारखाने भी मिले हैं। उसके अलावा कांसे की बैलगाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, वक्राकार ईंटें बहुत इंपॉर्टेंट है, सौंदर्य प्रसाधन मिले हुए हैं। और एक क्वेश्चन काफी एग्जामों में, नॉट फॉर टीजीटी लेकिन अन्य एग्जामों में पूछा गया है, पीपल वृक्ष पकड़े दो महिलाएं या वृक्ष को पकड़े हुए दो महिलाएं। ये क्वेश्चन काफी बना पूछा गया है। और पीतल की बनी बतख भी मिली है यहाँ से, ठीक है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आया था 13 नंबर। दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है? तो दुसाला ओढ़े योगी कहाँ से मिलते हैं? तो पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सुरकोटदा, सुत्तागोंडे और आलमगीरपुर। तो पहले तो हम ये चीजें डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्षेत्र कहाँ कहाँ के हैं। पहले बात तो ये सारे के सारे क्षेत्र इंडस वैली के हैं। इंडस वैली मतलब सिंधु सभ्यता के, ठीक है। अब ये क्षेत्र कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? मोहनजोदड़ो कहाँ पाया जाता है, बताएं। पाकिस्तान में, पाकिस्तान में है। लड़काना जिला। हम्म। पाकिस्तान में लड़काना गिरा, ठीक है।
और सिंधु नदी। ठीक। हड़प्पा जो है अपना, वो मांटगेमरी में है। ठीक है, रावी नदी के। सुरकोटदा के बारे में बताएं सर। बिल्कुल। सुरकोटदा भी आपका, ये सुरकोटदा और आपका सर, सुक्का गेंडोर। बिल्कुल। एक सुरकोटदा सेकंड जो है रुकिए। वो गुजरात में है। और ये बिल्कुल फेमस क्यों है ये मैं बता देता हूँ। यहाँ पे घोड़ों की अस्थियां मिली हैं। हॉर्स बिल्कुल पैस्टन जिसे बोलते हैं, घोड़े की अस्थियां। ठीक है। बिल्कुल। बिल्कुल और सुटका गंडोर जो है, ये सिंधु सभ्यता का पश्चिमी क्षेत्र है, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, जो कि दास्क नदी के किनारे है। कहाँ है? दास्क नदी के किनारे। ये जो सिंधु सभ्यता है उसका पश्चिमी क्षेत्र है, सुटका गैंडोर, दास्क नदी के किनारे पाकिस्तान में पाया जाता है। और जो आलमगीरपुर है, इसको मैं अलग से बता देता हूँ। आलमगीरपुर जो है आपका, ये मेरठ। ठीक है। और पहली बात तो ये पूर्वी क्षेत्र है सिंधु सभ्यता का, पूर्वी क्षेत्र। और ये मेरठ, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। ठीक है, हिंडन नदी। और ये सहायक किसकी है? यमुना की। क्लियर है सर? बिल्कुल। बिल्कुल अभी मैंने आपको सारे ऑप्शंस के बारे में, जस्ट अ सेकेंड, और सारे ऑप्शंस आपको खोल के रख दिए हैं कि कहाँ से क्या है, कैसे क्या है। ठीक है, अब हम आते हैं एक्चुअल क्वेश्चन पे। दुशाला ओड़े योगी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती? तो दुशाला ओड़े योगी की मूर्ति जो है आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। सर, इसका जो स्क्रीन शो साइज नहीं हो है, रही। सर, स्क्रीन शो नहीं हो रही। हाँ, जस्ट अ सेकेंड। अब दिख रही है? बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो अब इसके एक्चुअल क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दुशाला ओड़े योगी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये जो आपकी प्राप्त होती है, वो प्राप्त होती है आपकी मोहनजोदड़ो से। दुशाला ओड़े योगी की जो थी, वो लाइम स्टोन में बनाई गई है। ठीक है, चूना पत्थर जिसे हम बोल सकते हैं। इसका जो साइज होता है, वो आप बोल सकते हो 17.5 सेंटीमीटर, कभी कभी 18 भी लिख के आ जाता है, या 18x11x8 सेंटीमीटर। ठीक है। कहाँ सुरक्षित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में संग्रहित है। देखिए, इसका एक और ऑप्शन है कि जितनी भी मूर्तियां हैं, वो सारी की सारी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। बस एक ही मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो की, जो दुशाला ओड़े योगी की, वो आपकी, या पुजारी की मूर्ति बोल सकते हो, वो आपकी सुरक्षित है कराची में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। हड्डी की बनी माता देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? तो हड्डी की बनी माता देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? तो पहला ऑप्शन है पिथौरागढ़, दूसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, तीसरा ऑप्शन है मुद्रा स्थान से, और चौथा ऑप्शन है लोहदी नाला से। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो लोहदी नाला होगा। लोहदी नाला आपका पड़ता है इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद, बेलन नदी घाटी पर, बेलन नदी घाटी पर। ठीक है। तो माता देवी की मण मूर्ति कहाँ से मिलेगी? माता देवी की, हड्डी की बनी माता देवी की मण मूर्ति आपकी लोधी नाला से मिलेगी। क्लियर है? बिल्कुल अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। इनमें से कौन सा कथन गलत है? ठीक है। तो पहला आ जाते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति 483। ठीक है, बीसी का है ये। प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में बताएं सर। आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल सर, आ रही है। जैसे कि हाँ, तो प्रथम प्रथम, संगीति आपकी, बिल्कुल, जो है अजात शत्रु के समय हुई थी, राजगृह में। और अध्यक्ष यहाँ पर महाकश्यप थे आपके।
और यहीं पर आप इनको याद कर सकते हैं, दो जो पिटक थे ना, तो विनय पिटक और सुत पिटक यहीं पर संकलित किए गए थे, इनका उद्देश्य था। और जैसे आप इस ये भी समझ सकते हैं, अजात शत्रु जो है आर्य वंश के थे। और बस प्रथम संगीति में इतना काफी है। द्वितीय संगीति की कब कब हुई, कहाँ हुई, किसकी अध्यक्षता में हुई? बिल्कुल, ये आपकी द्वितीय संगीति वैशाली में हुई थी। टाइम तो आपका लिखा हुआ 383 BC, ठीक है, 483 आपका जी। बीसी वो हो जाएगा। हाँ, तो ये शावक मीर जो है यहाँ पर अध्यक्ष थे। और शासन काल था आपका कालाशोक का शिशुनाग वंश से संबंधित है। और यहीं पर जो है बिल्कुल। अनुशासन के लेकर मतभेद हुए थे। इसमें जो है स्थाविर एवं महासंघिक दो भागों में बट गया था बौद्ध धर्म ओके। आपका। तृतीय बौद्ध संगीति कब, कहाँ हुई? ये आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी। और यहाँ पर जो अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तिस्य थे। शासन काल आपका अशोक जो मौर्य वंश से संबंधित है। और यहीं पर ही तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक जोड़ा गया था। बिल्कुल। और चौथी? चौथी कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। और ये अध्यक्ष के रूप में दो थे, वसुमित्र और अश्वघोष। अश्वघोष जिसमें कि उपाध्यक्ष थे, और वसुमित्र जो है आपके अध्यक्ष थे। और शासनकाल कनिष्क था, जो कुषाण वंश से संबंधित है। और यहीं पर ही बौद्ध बिल्कुल। धर्म दो संप्रदायों में बटा था, हीनयान और महायान। बिल्कुल। हाँ, कंटिन्यू कीजिए फिर। और इसका जो टाइम पीरियड है वो फर्स्ट एडी है, ना कि बीसी है। तो यहाँ पे जो गलत है वो यही चीज है। बाकी सब चीजों का टाइम पीरियड है सही। और मैंने, सर ने आपको इलेबरेट भी कर दिया कि कब किसके समय कौन कौन सी संगीति लगी। पहली अजात शत्रु की थी, दूसरी शतनाग वंश की थी वैशाली में, तीसरी अशोका के टाइम पाटलिपुत्र में, चौथी कनिष्का के टाइम पे थी। ठीक है। और इसका जो टाइम पीरियड है फर्स्ट एडी होगा, बीसी नहीं होगा। बाकी सारी की सारी बीसी में है आपकी। तो बौद्ध संगीति जो थी टोटल चार ही लगी थी, और जैन संगीतियां लगी थी दो। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। इनमें से कौन सा कथन गलत है? शास्त्रगुप्त गुफा नंबर 2 में। पहली बात तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो अजंता गुफा से संबंधित हैं। जितने पढ़ा है उसको पता तो चल ही गया होगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। सहस्त्रबुद्ध गुफा नंबर 2, श्रृंगार करती राजकुमारी 17, सदंतक जातक गुफा नंबर 10 और 17 दोनों, मार विजय गुफा नंबर 17 और 1, मार विजय मूर्ति। ठीक है। तो कौन सा कथन गलत है? तो सहस्त्र बुद्ध के गुफा नंबर 2 में पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं। श्रृंगार करती राजकुमारी 17 में है, बिल्कुल है। बेसिकली देखो, चार राजकुमारियां हैं। कौन कौन सी राजकुमारियां हैं? चार। पहली तो होगी काली राजकुमारी। काली राजकुमारी कहाँ पाई पाई जाएगी सर? विजय जी। हाँ, क्या वॉइस आ रही है? काली राजकुमारी कहाँ पर, किस गुफा में मिलती है? काली राजकुमारी आपकी 17 में, नहीं सॉरी सर, गुफा नंबर 16 में तो 1 में आपकी। मिलती है। बिल्कुल गुफा नंबर बिल्कुल। 1 में है आपकी काली राजकुमारी। गुफा नंबर 16 में है आपकी मरती हुई राजकुमारी। गुफा नंबर 2 में है आपकी झूला झूलती राजकुमारी। और गुफा नंबर 17 में है आपकी श्रृंगार करती राजकुमारी। क्लियर है? बिल्कुल, काली अप्सरा सर कहाँ पर है? गुफा नंबर 1 में। काली अप्सरा। काली अप्सरा तो गुफा नंबर 17 में है। हाँ, तो वही सर, थोड़ा हो गए थे उसमें तो। हाँ, तो काली अप्सरा गुफा नंबर 17 में 17 है, जो बिल्कुल। है वो काली अप्सरा के लिए, गुफा नंबर 1 जो है वो काली राजकुमारी के लिए। तो बेसिकली चार राजकुमारियां हैं, श्रृंगार करती राजकुमारी पूछी गई तो गुफा नंबर 17 हो गया। छदम तक जातक तो गुफा नंबर 10 में भी है, गुफा नंबर 17 में, बिल्कुल सही है। मार विजय की मूर्ति कहाँ पर है? तो ये 17 और 1 गलत है। मूर्ति केवल 26 में मिली है, तो गुफा नंबर 26 होना चाहिए, मूर्ति की बात हो रही है तो। ठीक है। यहीं पे मणासन बुद्ध की भी है। ठीक है। मरणासन अवस्था में जो बुद्ध लेटे हुए बुद्ध की है, महापरिनिर्वाण जिसे बोलते हैं एक्चुअल में। तो महापरिनिर्वाण की जो मूर्ति है और मारविजय की मूर्ति यहीं से मिलती है। मरणासन बुद्ध नहीं बोल सकते उसको, लेटे हुए बुद्ध को बोलेंगे। और 17 और 1 किस लिए हो जाएगा? तो मार, ये मूर्ति हटा दो, तो मार विजय का जो चित्र है वो गुफा नंबर 1 और गुफा नंबर 17 से है।
लेकिन अगर दोनों आ जाए तो गुफा नंबर 1 को हम प्रायोरिटी देंगे। क्लियर है? बिल्कुल। गुफा नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के अनुसार इंडिया नाम किसके द्वारा दिया गया? बताइए सर, किसके द्वारा दिया गया? विष्णु पुराण, ईरानी, यूनानी, जापानी? तो आपका यूनानी हो जाएगा। बिल्कुल, यूनानियों ने दिया है इंडिया। और विष्णु पुराण में क्या दिया गया है? भारतीय। और ईरानी में क्या दिया है? हिंदुस्तानी या हिंदुस्तान। बिल्कुल। तो इसका हम्म। जो राइट आंसर होगा, इंडिया नाम किसके द्वारा दिया गया था? तो यूनानियों के द्वारा दिया गया। अगला आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सा कथन बाघ गुफा के लिए गलत है? तो हो गया, दो वियोग स्त्रियां। अगला है, छह देव पुरुषों का आकाश में विचरण। नृत्यांगनाएं व वादिकाएं। और क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 है, पाठशाला और गुसाई गुफा। पाठशाला को ही गुसाई गुफा कहते हैं या किसी और को कहते हैं? गोसाई कला। गोसाई गुफा आपकी पंच पांडव कहते हैं, जो पांडव गुफा है। बिल्कुल। अ, देखिए, हम्म बेसिकली जो बाघ गुफा में है वो उस गुफा को पंच पांडव गुफा या पंच पांडु भी कहते हैं। वहां जो पहली गुफा है वो ग्रह गुफा है। जस्ट अ सेकेंड। पहली गुफा जो है वो ग्रह गुफा है। दूसरी गुफा पंच पांडु। ठीक है, तीसरी हाथी खाना। चौथी हो गई पाठशाला। और पांचवी जो है वो शिक्षकों का निवास अ, स्थान है। नहीं सर, चौथी आपकी रंग महल। अरे सॉरी सॉरी सॉरी। चौथी बिल्कुल। आपकी हो गई हाथी खाना के बाद। हमने चार ही तो लिखी ही है। चौथी हो गई आपकी हाथी खाना, तीसरी हो गई हाथी खाना, चौथी हो गई रंगमहल। और पांचवी हो गई आपकी पाठशाला, और छठवीं हो गई आपकी सॉरी छठवीं हो गई शिक्षकों का निवास स्थान। अब ये बताइए, और गोसाई गुफा किसको कहते हैं? नहीं सर, यहाँ पर एक चीज और बता दीजिए। रंग महल जो है एलोरा में पाया जाता है, लेकिन वो 31 नंबर गुफा में। और गुसाई गुफा आपकी पंच पांडु हो गई। तो गुफा नंबर 2 जो है आपकी पंच पांडु। मैं गुफा नंबर 2 के हिसाब से नहीं कह सकता, मतलब पंच पांडु जो जिसको हम बोलते हैं गुफा नंबर 2 को, उसी को गोसाई गुफा कहा जाता है। ठीक है, जबकि यहाँ पे बिल्कुल। लिखा क्या है, पाठशाला। तो ये आपका गलत हो जाएगा। पाठशाला इज इक्वल टू गोसाई गुफा नहीं होगा। अब पाठशाला इज इक्वल टू हम कर सकते हैं व्याख्यान मंडल, क्योंकि पाठशाला व्याख्यान मंडल स्वयं। बोलते हैं उसको। पाठशाला अपने आप में खुद एक परफेक्ट गुफा है जो 5वीं नंबर है। तो वो कैसे इक्वल हो सकती है, इस वजह से जो है इसको याद करने के उद्देश्य से, समझने के उद्देश्य से रखा है गया है क्वेश्चन ये। जी 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 जी। बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सिगरिया गुफा चित्रों की तुलना ईवी हैवल ने किस पाश्चात्य कलाकार से की? किस पाश्चात्य कलाकार से की है? बताएं। तो बोत्ती चिल्ली। बोत्तिचेल्ली से। हम्म, और बोत्तिचेल्ली से बेसिकली की है सिमरिया गुफा के चित्रों की तुलना ईवी हेवल ने। और बाकी के आर्टिस्ट के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल देख लेते हैं। बिल्कुल। राफेल कहाँ से है? हाई रेनेसा। ठीक है। जॉर्जियन कहाँ से है आपका? बताएं। बिल्कुल, ये आपके वेनिस के हो जाएंगे। ये हाई रेनेसा के ही हैं, बट हम्म, ये हाई रेनेसा के ही हैं बट वेनिस के कलाकार हैं। ठीक है। बिल्कुल ये और टिस्ला कहाँ से है? ये भी वेनिस के हैं, हाइनेसा। जॉर्जियन भी हाई रेनेसा के ही हैं। क्या ये जर्मनी से हैं या वहां से हैं? ये आप क्लियर बताएं। ये वेनिस के ही हैं। जर्मनी से। वेनिस से ही होंगे। वेनिस से ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जर्मनी से जो आते हैं वो एल्बर्ट ड्यूरर और अ, उनका क्या कहते हैं, एल्बर्ट ड्यूरर और सैनगौर आते हैं। तो ये काफी सैनगॉर। कंफ्यूजन होता है लोगों को। तो वो चीजें हम लोग को देखनी, तो जॉर्जियन और टिशियन दोनों ही हाइरेनेसा वेनिस से हैं। माइकल एंजेलो आपके हाइरेनेसा फ्लोरेंस इटली से हैं। ठीक है। बिल्कुल।
ओके, आगे आ अब जाते हैं। बहुत नेक्स्ट। बोत्तिचिल्ली जी। आपके अर्ली रेनेसा के हो जाएंगे, फ्लोरेंस के। बोत्तिचेल्ली जो है आपके अर्ली रेनेसा से बिलोंग करते हैं। ओके, क्लियर है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इसकी सही मिलान करनी। ठीक है, तो आपकी जो गुफाओं की कला है उससे संबंधित है। बादामी का जो टाइम पीरियड है, सिंगरिया का टाइम पीरियड है, एलोरा का टाइम पीरियड क्या है, सित्तनवासल का टाइम पीरियड क्या है, अजंता का टाइम पीरियड क्या है। तो बादामी के टाइम पीरियड पे हम सबसे पहले जाएंगे। तो बादामी का जो टाइम पीरियड है 578 से 579 का, जिसमें मंगलेश के जो ताम्रपत्र में टाइम मिला है। ठीक है, कर्नाटका में मिली थी ये गुफा, वहां की कर्नाटका की है। तो मंगलेश के ताम्रपत्र के अनुसार 578 579। सिंगरिया की बात करेंगे, तो सिंगरिया का जो टाइम पीरियड है 461 से 469 का। क्लियर है। एलोरा के टाइम पीरियड जो है 404 से 12वीं शताब्दी का है, राजपूत टाइम पीरियड, राजपूत के समय का। चित्तनवासल का जो है 7वीं से 9वीं शताब्दी का है। किस वंश का है बताएंगे आप। क्या सर? ये 7वीं से 9वीं शताब्दी में जो चित्तनवासल गुफाएं थी किस वंश के दरमियान की थी। ये सर जैन धर्म से संबंधित है ये, लेकिन वो ऐसे किस वंश से, तो पांडव और पल्लव, जिसमें कि हम याद कर सकते हैं, जब पांडव न दिया हो, तो जब पल्लव न दिया हो तो पांडव लगाएंगे उसमें, बिल्कुल। बिल्कुल, पल्लव अगर दिया है तो पांडव की लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर पल्लव नहीं दिया है तो पांडव को सही किया जा सकता है। ठीक है, और ये तमिलनाडु में है। ठीक है, अगला हो गया आपके सिंगरिया हो गए, बादामी हो गए, एलोरा, सित्तनवासल। अब अजंता का टाइम पीरियड ऑलरेडी करेक्ट है, 200 बीसी से लेकर के 628। सबसे अच्छा कार्य जो हुआ है अजंता में वो गुप्ता डायनेस्टी में हुआ है। ठीक है, और सबसे ज्यादा कार्य जो हुआ है वो वाकाटक में हुआ है। वाकाटक बोल लो या चालुक्य बोल सकते हो आप। वाकाटक और चालुक्य दोनों के टाइम पे भी काफी काम हुआ है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह कौन थे। तो आधुनिक भारतीय चित्रकला के जो पितामह थे, ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है गगनेन्द्र नाथ टैगोर, या ऑप्शन डी नंदलाल बसु। तो बेसिकली देखिए, जो बंगाल शैली के जो मतलब संरक्षक या जन्मदाता माने जाते हैं वो अवनींद्रनाथ टैगोर माने जाते हैं। और वहीं से कला का पुनर्जागरण या आधुनिक कला का पुनर्जागरण स्टार्ट हो जाता है। मतलब आधुनिक कला वहीं से स्टार्ट होती है, पुनर्जागरण भी वहीं से स्टार्ट होता है। तो हम उसके बिहाफ पर अवनींद्रनाथ टैगोर साहब को मानेंगे। ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में बता देता हूँ। इनका जन्म हुआ था 1871 और निधन हुआ था 1951। अब उनके ही चाचा हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्होंने 67 साल की उम्र में अपनी चित्रकारी आरंभ की थी, और इनका जो जन्म है और निधन है वो जस्ट अवनींद्रनाथ टैगोर के 10 साल कम कर दीजिए, तो इनका जन्म और निधन आ जाएगा। तो मतलब 1861, 10 कम कर दिया 1871 में तो 61 हो गया, और 1941 10 इसमें भी कम कर दिया तो इनका निधन आ गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका होगा अवनींद्रनाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में मैंने आपको इलेबरेट कर दिया। इसके दूसरे ऑप्शन है गगनेन्द्र नाथ टैगोर और नंदलाल बसु। तो गगनेन्द्र नाथ टैगोर जो हैं इनके बड़े भाई हैं, अवनी बाबू के बड़े भाई हैं, अपने बाबू के बड़े भाई। इनका जो जन्म हुआ था 1867 में हुआ था। निधन बता सकते हैं कब हुआ था विजय जी। बिल्कुल, तो 1938। बिल्कुल, 1938 में इनका निधन हो गया था। ये रविन्द्रनाथ ठाकुर के ही, रविन्द्रनाथ टैगोर के ही परिवार के ही हैं। ये उनके भतीजे थे। नंदलाल बसु, नंदलाल बसु अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्य रहे हैं। ठीक है, और कलकत्ता कला विद्यालय से इन्होंने शिक्षा ली थी। इनका जन्म 1882-83 में हुआ और 1966 में निधन हो गया। मुंगेर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आगे आ जाते हैं। इनमें से कौन सी पेंटिंग अवनींद्रनाथ टैगोर की नहीं है। तो पहला है औरंगजेब का बुढ़ापा,
क्या ये है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। ओके। नेक्स्ट है विरही यक्ष, ये है कि नहीं है? यह भी है। तो ये दोनों तो हैं। अब आ जाइए पार्थ सारथी। ये नहीं है। ये नंदलाल बोस की है आपकी। बिल्कुल। गणेश जन्नी भी है, गणेश जन्नी भी है, विरही यक्ष भी है, औरंगजेब का बुढ़ापा भी है। ये तीनों कृतियां अवनीन्द्रनाथ टैगोर की हैं। पार्थ सारथी नहीं है। पार्थ सारथी किसकी है? नंदलाल बसु की, जिनके बारे में अभी हमने डिस्कस भी किया कि उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस भी किया। तो नंदलाल बसु की है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नंदलाल बोस के लिए गलत कथन चुनिए। तो पहला ऑप्शन है, उनकी कृतियां दी हुई है बेसिकली। तो तिक्ष रक्षिता, वीणा वादनी, गरुण स्तंभ तले, श्री चैतन्य, ढोल वादक और सहखाल स्त्री, रिटर्न ऑफ बुद्धा, दांडी मार्च लीनोकट में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। बुद्ध और सुजाता और चश्माशाही सम्राट। तो क्या सही होना चाहिए सर? बताएं। बिल्कुल। तो यहाँ पर बुद्ध और सुजाता चश्माशाही सम्राट जो है अवनींद्रनाथ टैगोर का है। बिल्कुल। ये देखिए, ये अवनीन्द्रनाथ टैगोर की बहुत फेमस कृति है। तो इससे आप, जैसे बाकी नहीं आती कि हमको सारी नहीं याद है या जो भी नहीं याद है, तो जैसे इंपॉर्टेंट तो आपको याद करनी पड़ेगी। तो बुद्ध और सुजाता उनकी काफी इंपॉर्टेंट है, ये है अवनी बाबू की। तो यही पूछा गया कि गलत कथन कौन सा है, तो बुद्ध और सुजाता वाला गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, इनमें और से यहाँ कौन सा पर तिस कलाकार। सर, यहाँ पर जो जी। तिस रक्षिता दिया हुआ है, तो तिस रक्षिता अवनींद्रनाथ टैगोर का भी है और नंदलाल बोस का भी है। ओके, कंटिन्यू ओके। कीजिए। तो जैसा कि सर ने बताया कि तिष्य रक्षिता जो है वो दोनों लोग का ही बिलोंग करता है। तो कोई कंफ्यूज ना होए कि ये इनका भी दिया उनका भी दिया। तो ये तिष्य रक्षिता जो है, ये दोनों लोगों को बिलोंग करता है, दोनों लोगों ने ही बनाया हुआ है। इनमें से कौन सा कलाकार कोलकाता ग्रुप का नहीं है? ठीक है। तो पहले तो हम आ जाते हैं कि हैं कौन कौन से। ठीक है। तो प्रदोष दास गुप्ता भी हैं, कमला दास गुप्ता भी हैं। तो ये सही ये तो हैं। फिर परितोष सिंह रथिन मित्रा भी हैं। बिल्कुल हो गया। कुल 8 कलाकार थे जो उस ग्रुप के संस्थापक सदस्यों में थे। तो हमने 4 तो देख लिए। गोपाल घोष भी थे, प्रण कृष्णपाल भी थे, सुनील माधव सेन भी थे। हेमंत विश्व भी उस ग्रुप में रहे, लेकिन बाद में आए हैं। सुबोध टैगोर पहले ही थे, आ जाते। जैनुअल अब्दीन भी थे, वो भी पहले, ये बाद में आए थे। तो प्राणनाथ मागो, धनराज भगत और यामिनी राय आपके नहीं है। तो ये हैं कहाँ से, ये भी पता होना चाहिए हमें। तो प्राणनाथ मागो, धनराज भगत और यामिनी राय, ये तीनों ही लोग शिल्पी चक्र से बिलोंग करते हैं। ठीक है। दिल्ली शिल्प चक्र से बिलोंग करते हैं, जो कि 1949 में बीसी सान्याल जिसके संस्थापक थे। प्राणनाथ मागो, धनराज भगत और यामिनी राय तीनों। उसमें यामिनी राय की जो भूमिका थी वो वैचारिक भूमिका निभाए थे उसके संस्थापन में। धनराज भगत मूर्तिकार थे। और प्राणनाथ मागो का एक बहुत प्रसिद्ध चित्र है जलियांवाला बाग कांड। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। ठीक है। अगला आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। भारत भवन भोपाल का वास्तुकार कौन था? बताएं सर। बिल्कुल। तो आपका जो है चार्ल्स कोरिया हो जाएंगे। बिल्कुल। तो देखो, पहला ऑप्शन है लुटियंस व लीकार पूछिए, चंद्रकांत सोमपुरा व विमल पटेल, जाग विकेट, चार्ल्स कोरिया, अरुण योगी। तो चार्ल्स कोरिया हो जाएंगे भारत भवन भोपाल। भारत भवन भोपाल जिसकी स्थापना 1982 में अशोक वाजपेयी द्वारा की। ठीक है। और इसके निदेशक जो थे, वो रहे जे स्वामीनाथन साहब। क्लियर है? अगले आ जाते हैं कि भाई ये, अब इसमें सही तो हो गया चार्ल्स कोरिया, लेकिन बाकी के जो ऑप्शंस भी हैं तो उनका किस हिसाब से संबंध है? तो लुटियंस और ली कार्बूजियर किस लिए प्रसिद्ध हैं, बताइएगा। जैसे आपका ली कार्बूजियर है, चंडीगढ़ का वास्तुकार है। लुटियंस आपका जो है एक गेटवे ऑफ इंडिया है, और इंडिया गेट है। ठीक है। तो ये पे हैं इंडिया गेट के, ठीक है, जो दिल्ली वाला। देखो, लुटियंस जो है आपका इंडिया गेट के लिए भी है और पुरानी संसद भवन के लिए भी है। बिल्कुल सर। ठीक है।
तो ली कार्बूजियर आपको सर ने बता दिया चंडीगढ़। और लुटियंस जो है, लुटियंस आपका इंडिया गेट जो कि दिल्ली में है, और पुरानी संसद भवन, दोनों के वास्तुकार रहे हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, चंद्रका सोमपुरा हुआ विमल पटेल। तो चंद्रका सोमपुरा आई थिंक इस समय बहुत हाईलाइटेड रहा है राम मंदिर। तो जो राम मंदिर है उसके जो अ, वास्तुकार हैं वो चंद्रकांत सोमपुरा जी ही हैं। ठीक है, जिसका भी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। और विमल पटेल किस लिए जाने जाते हैं? तो विमल पटेल जाने जाते हैं आपके नई संसद भवन के वास्तुकार के रूप में। क्लियर है सर? बिल्कुल सर। अब जॉर्ज विकेट और अरुण योगीराज के बारे में आप डिस्क्राइब कर दीजिए। बिल्कुल। जॉर्ज विटेट जो है आपका गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार हैं। और अरुण योगी जो आप यहाँ पर इतना चर्चित हैं ही हैं, अरुण योगी। तो ये तो राम मंदिर में जो मूर्ति स्थापित की गई है राम की, जो श्याम रंग में है, श्याम जी पत्थर में है, तो उन्हीं के ये मूर्तिकार हैं, अरुण योगी। बिल्कुल। बिल्कुल। सर ने जैसे कि बताया कि जॉर्ज विकेट जो है गेटवे ऑफ इंडिया। देखिए अभी हमने पढ़ा था गेटवे ऑफ इंडिया, अभी हमने इसके पहले पढ़ा था इंडिया गेट। इंडिया गेट जो है वो दिल्ली में है, जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो बॉम्बे में है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन मत आने दीजिएगा। तो जॉर्ज विकेट जो है वो गेटवे ऑफ इंडिया के हैं। चार्ल्स को भी आपने पढ़ ही लिया। अरुण योगी राज, ये वही व्यक्ति है ये कर्नाटक के व्यक्ति हैं जिन्होंने राम मंदिर में जो मूर्ति है राम श्री राम जी की, जो श्यामवड़ी पत्थर से बनी हुई है, जिसका साइज लगभग 4x3 है, और उस मूर्ति को इन्होंने ही बनाया है श्यामवाड़ी पत्थर से। शालीग्राम श्यामवाड़ी रंग के पत्थर में, पत्थर जो है श्यामवाड़ी रंग का है और शालीग्राम पत्थर है। ठीक है। सर और एक बार एक बार साइज बता दिए जरा कितना है। लगभग 4x3 फिर। ओके। ठीक है, लगभग है ये। पॉइंट पे कुछ जाता है तो मैं लमसम बता दिया। लगभग 51 इंच की हाइट है, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। दूसरी बिल्कुल। चीज, अगर जैसे देखिए मैंने आपको अभी 25 क्वेश्चन सारे करा दिए, आपके सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। अगर आपको ये चीजें डिस्क्रिप्शन जैसा हम लोग डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं हम दोनों लोग, अ, आपको अच्छा लगे तो आप जरूर हम लोग को प्रेस करने के लिए कमेंट कर सकते हो। प्लस अगर आपको कोई नया टॉपिक चाहिए जिस पे हम पढ़ाएं आपको, या उस पर कुछ नया चीजें हम लेकर के आए आपको दें, जिससे आपके लिए हेल्प हो आपके एग्जाम में, तो आप उसके लिए भी हमें कमेंट कर सकते हो। तो हम अपनी कोशिश फुल ट्राई करेंगे कि आपको वो चीजें प्रोवाइड कराएं। सो थैंक यू सो मच गाइस। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। आई होप सो बिल्कुल। कि आज की वीडियो थोड़ा सा लेट हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत हो गई, तो हम लोगों ने आज वीडियो थोड़ा लेट बनाया है। हम्म। सेकेंडरी कि जिन भी लोगों ने वीडियो देख रहे हैं और उनको पसंद आ, जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच।